रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, बात करें आज की कहानी की उससे पहले कुछ औपचारिक बातें कर लेते हैं। कल मैं दिल्ली से आया था तो मैंने कल वीडियो बना दिया था, लेकिन आज इतनी ज़्यादा थकन है और सर्दी, ये सारी चीज़ें असर कर चुकी है, आवाज़ भी बदली हुई होगी। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, गैप मार देते हैं, लेकिन फिर सोचा अब व्यूवर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं इतने सारे गैप कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे मेरे व्यूवर्स माफ़ कर रहे हैं। और आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी था, सोचा एक बार मैच देख लूँ। फिर सोचा कि अगर वीडियो नहीं बनाई तो दर्शक नाराज़ हो जाएंगे, मेरी फैमिली वाले नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में आवाज़, इन सारी चीज़ों से आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि अगर कोई बाहर से आता है 2-4 दिन लंबा सफ़र कर तो फिर थकन, ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। और दोस्तों, आज की कहानी की बात करें, आज की कहानी जब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो इस कहानी के अंदर इतना दर्द, इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि आज के इस दौर में इंसान जो है वो इतना ज़्यादा गिर चुका है, इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है कि वो ये देखता ही नहीं कि उसके एक गलत फैसले की वजह से एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बात करो दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से। और इसी आगरा के अंतर्गत एक थाना लगता है, एकता थाना। अच्छा, ये जो एकता थाना है, इसी एकता थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, लोधई गांव। और इसी लोधई गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया है उनका नाम है सुरेश चंद्र तोमर। जो सुरेश चंद्र तोमर हैं, इनकी फैमिली के अंदर इनकी पत्नी के अलावा इनके टोटल 6 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटियां और एक बेटा है। जो सुरेश चंद्र तोमर थे, शादी के बाद में जब उनको लगातार बेटियां होती हैं तो बड़ी मन्नतों के बाद में, बड़ी मुरादों के बाद में उनको आखिरकार एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम रखते हैं लवकेश। अच्छा, जो सुरेश चंद्र तोमर जी हैं, ये बेलगंज में नौकरी करते हैं, वहीं पर रहा करते हैं। जो बच्चे हैं यहीं पर परवरिश पा रहे। धीरे धीरे समय गुजरता है, समय गुजरने के साथ में अपने सारे बच्चों की शादी करते हैं। जो घर का लाडला बेटा, जो घर का इकलौता चश्मो चिराग था, लवकेश, वो भी अब लगभग 23 साल के आसपास हो चुका था, 22-23 साल के आसपास। तो इसलिए सुरेश चंद्र तोमर भी सोचते हैं कि अब लवकेश की शादी भी करनी चाहिए। लिहाजा लवकेश के लिए लड़की देखना शुरू की जाती है। लवकेश के लिए लड़की देखना शुरू की जाती है और आखिरकार लवकेश को जो सहपार धौलपुर है राजस्थान में, वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है गौरी। गौरी जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, अच्छी थी, संवेदनशील लड़की थी, इसका नेचर भी अच्छा था, पढ़ी लिखी थी, इसलिए लवकेश के लिए गौरी पसंद आ जाती है। उसके बाद में रिश्ता तय हो जाता है, सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है। समय के मुताबिक लवकेश की और गौरी की, इन दोनों की शादी हो जाती है। अब लवकेश का घर बस चुका था। लवकेश बिजली फिटिंग का काम किया करता था और जो पिता थे ये बेतलगंज में रहकर नौकरी किया करते थे और वहीं पर रहा करते थे। लवकेश अपनी पत्नी के साथ में अपने गांव जो लोधई है वहीं पर रहा करता है। लवकेश मेहनत मजदूरी करता है, जो बिजली का काम करता है उस बिजली के काम से ये अपना भरण पोषण करता है। उसके साथ में उसका एक चचेरा भाई भी है जिसका नाम होता है सुंदर, ये भी बिजली का काम किया करता है। दोनों भाई बिजली का काम किया करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। जैसे जैसे समय गुजरता है, समय गुजरने के साथ में लवकेश और गौरी, इन दोनों को एक बेटा भी हो जाता है। अब परिवार के अंदर खुशियां आ चुकी थी, परिवार के अंदर किलकारियां गूंजने लगी थी, परिवार संपन्न हो चुका था, मुकम्मल हो चुका था। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है, 10 फरवरी साल 2026। और ये 10 फरवरी साल 2026 सुबह का वक्त होता है और ये सुबह इस परिवार के लिए बेहद ही डरावनी थी। दरअसल 10 फरवरी साल 2026 को सुबह के तकरीबन 4 बजे के आसपास जो सुरेश चंद्र तोमर जी हैं, जो इस परिवार की मुखिया हैं, जो कि वेतनगंज में रहकर नौकरी करते हैं, सुबह के 4 बजे उनके फ़ोन की रिंग अचानक से बोलती है। अब जैसे ही सुबह के 4 बजे ये घर से फ़ोन पाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, फ़ोन पिक करते हैं और पूछते हैं क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है।
लेकिन दूसरी साइड से जो आवाज़ आती है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, रोने वाली आवाज़ थी। और दूसरी साइड से बताया जाता है कि आपका जो बेटा है लवकेश, उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। अब जैसे ही ये बात सुरेश चंद्र तोमर जी सुनते हैं, उनके तो पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनकी 5 बेटियों में वही बस इकलौता बेटा था जो बहुत ज़्यादा मन्नतों और बहुत ज़्यादा मुरादों के साथ पैदा हुआ था। लिहाजा बेचारे सुरेश चंद्र तोमर और बाकी के परिवार के जितने भी लोग थे सब आनन फानन में घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद में जो लवकेश था उसकी डेड बॉडी को उतारा जाता है। परिवार वालों की सबकी सहमति के साथ में जो लवकेश था उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जो सुरेश चंद्र तोमर जी थे, उनके जहन में एक सवाल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था उनको, और उनको ये परेशान कर रहा था कि आखिरकार उनका बेटा लवकेश किस बात से परेशान था। आखिर उसको परेशानी क्या थी, दिक्कत क्या थी। परिवार तो बिल्कुल संपन्न हो चुका था, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी भी थी, बेटा भी था, काम भी ठीक ठाक चल रहा था। फिर ऐसी क्या मजबूरी, ऐसी क्या परेशानी थी कि लवकेश ने अपनी जिंदगी की लीला ही समाप्त कर ली। लिहाजा अगले दिन जो परिवार के लोग थे सोचते हैं लवकेश तो इस दुनिया से जा चुका है, इसलिए उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, इसलिए घर पर हवन का प्रोग्राम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जब घर के अंदर हवन का प्रोग्राम रखा जाता है तो उसके बाद में जो गौरी होती है वो जिस तरीके से घर के अंदर घूम रही थी, जिस तरीके से कामकाज कर रही थी, उससे कहीं ना कहीं घर की महिलाओं को गौरी के ऊपर डाउट होता है। वो गौरी से बार बार सवाल करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। गौरी वही बातें बताती है, लेकिन घर की महिलाओं को कहीं ना कहीं गौरी के चालो चलन, गौरी की बातों पर थोड़ा बहुत संदेह होने लगा था। इसलिए जो घर की महिलाएं होती हैं वो गौरी से कहती है कि देखो, सबको सच सच बता दो, आखिरकार घर के अंदर क्या हुआ था, और अगर तुम नहीं बताओगी तो हम लोग फिर पुलिस को बुलाएंगे। अब जैसे ही ये बात गौरी सुनती है, गौरी घबरा जाती है। उसको लगता है कि ये क्या बातें होने लगी, अचानक से पुलिस को बताने की कहाँ से बात आने लगी। लिहाजा गौरी जो थी अब बातों ही बातों में कत्ल करने की बात कबूल कर लेती है। और जैसे ही कत्ल करने की बात कबूल करती है, परिवार में सनसनी फैल जाती है कि आखिरकार गौरी ये बोल क्या रही है। उसके बाद में तुरंत इस बात की सूचना जो होती है नज़दीकी पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस की जो टीम होती है आनन फानन में तुरंत जो लवकेश थे, जिन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, ऐसा बताया गया, उनके घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद में गौरी को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में गौरी को पुलिस थाने लेके आती है, और पुलिस थाने लाने के बाद में गौरी से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल किया जाता है, क्या तुम जो कुछ बता रही हो क्या वो सच है या फिर किसी के दबाव में बोल रही हो। लेकिन गौरी जो कि ऑलरेडी अपनी सारी बातें कबूल कर चुकी थी, तो गौरी पुलिस को वही बताती है जो उसने घर के अंदर बताया था। गौरी कहती है कि अपने पति का कत्ल मैंने ही किया है। लिहाजा पुलिस वाले अब ये पूछते हैं कि कत्ल क्यों किया है, क्या रीजन है, और कत्ल क्या तुमने अकेले किया है या फिर तुम्हारे साथ में कोई था। तो गौरी कहती है कि मेरे साथ में मेरा चचेरा देवर, जिसका नाम है सुंदर, वो मौजूद था। अब जैसे ही सुंदर का नाम आता है तो पुलिस वाले अब गौरी और सुंदर की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले गौरी से कहते हैं सब सच सच बता दो कि आखिरकार कत्ल करने के पीछे की बड़ी वजह क्या थी, तो जो गौरी होती है अब सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी सुनाती है। लेकिन यकीनन दोस्तों, गौरी जब पूरी कहानी सुनाती है तो इस कहानी को सुनने के बाद में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसकी आंखों से आंसू ना जाए। दरअसल गौरी बताती है कि जब उसकी शादी लवकेश के साथ में हुई तो वो लवकेश के साथ में अच्छी खासी जिंदगी बिता रही थी। जो ससुर थे वो बाहर काम किया करते थे, तो घर पर लवकेश और गौरी ये दोनों अकेले ही रहा करते थे। लिहाजा लवकेश के साथ में उसका चचेरा भाई सुंदर भी काम किया करता था, बिजली फिटिंग का काम था। तो कई बार ऐसा होता कि सुंदर जो था चचेरा देवर, वो लवकेश के घर आया करता था चचेरा भाई, और इन्हीं बातों बातों में लवकेश की पत्नी गौरी और सुंदर, इन दोनों के बीच में नैन भटक शुरू हो जाता है। और जब इन दोनों के बीच में नैन भटक शुरू होता है, ये नैन भटक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद में ये अवैध संबंधों का रूप ले लेता है। अब लवकेश काम के सिलसिले में जब कभी भी घर से बाहर जाता, गौरी तुरंत इसी सुंदर को बुला लेती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है, और इस बारे में लवकेश को कानो कान खबर नहीं लगती है। और गौरी और सुंदर को भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद इस बारे में कभी किसी को कुछ ना पता चले, और हम लोग जो कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बड़े बूढ़ों की एक कहावत है जो हमेशा मुझे याद आती है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। इंसान चाहे कितना ही छुपाने की कोशिश करे, कितना ही दबाने की कोशिश करे, ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। और आखिरकार इस बारे में
लवकेश को पता चल जाता है। जब लवकेश को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी उसके ही सगे चचेरे भाई के साथ में आपत्तिजनक रिश्तों में है, तो वह इस बात का अपनी पत्नी के सामने विरोध करता है। पत्नी इनकार करती है, लेकिन अब जो लवकेश था अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। इसके बाद में तारीख आती है 9 फरवरी साल 2026, और इसी 9 फरवरी साल 2026 को लवकेश जब शाम का खाना खाकर सो जाता है, तो जो लवकेश की पत्नी गौरी थी, चूंकि वो सुंदर की मोहब्बत में कुछ इस तरीके से पागल हो चुकी थी कि वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, इसलिए पति के सोते ही वो तुरंत सुंदर को कॉल कर देती है। कॉल करने के बाद में सुंदर को मिलने के लिए अपने ही घर पे बुला लेती है, और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो ही रहे होते हैं, फिजिकल हो ही रहे होते हैं कि उसी समय लवकेश की आंख खुल जाती है। और जैसे ही लवकेश अपनी पत्नी को अपने पास नहीं पाता है, वो घर में देखता है, तो देखता क्या है कि दूसरे कमरे के अंदर उसकी जो पत्नी है गौरी, वो उसके ही सगे चचेरे भाई के साथ में माहौल गर्म करे हुए है, और इस तरीके से वो अब इस संबंधों में एकदम से मगन है कि उसको पता ही नहीं है कि आखिरकार कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। अब जैसे ही लवकेश अपनी पत्नी और अपने सगे चचेरे भाई को आपत्तिजनक हालत में देखता है, वो इस बात का विरोध करता है। अब गौरी और सुंदर इन दोनों को लग जाता है कि लवकेश ने सब कुछ देख लिया है, और हो सकता है कि कल को ये सारी बातें वो लोगों को बता दे, इसलिए गौरी और सुंदर तुरंत आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में लवकेश को कसकर पकड़ लेते हैं और वहीं पर बेड पर पटक देते हैं। उसके बाद में जो गौरी होती है लवकेश के हाथ और पांव दबाती है, और उसके बाद में जो सुंदर होता है लवकेश का गला दबाकर उसकी वहीं पर हत्या कर देता है। अब चूंकि हत्या हो चुकी थी, लेकिन ऐसे ही अगर डेड बॉडी किसी को मिलेगी तो लोग सवाल करेंगे, इसलिए ये लोग चुन्नी से लवकेश की डेड बॉडी को पंखे से टांग देते हैं। और उसके बाद में गौरी जो होती है वो सुबह को यानी दूसरे कमरे में सोने चले जाती है, और सुबह को नाटक के तहत बाहर निकलती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। हालांकि घर के अंदर किसी को कालुकान खबर भी नहीं होती है, और घर वाले अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हवन वाले दिन जो घर की महिलाएं थी उनको गौरी के ऊपर थोड़ा सा संदेह होता है, और जब वो गौरी से पूछताछ करती है, पुलिस बुलाने की धमकी देती है, तो आखिरकार गौरी अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब गौरी पूरी कहानी सुनाती है तो हर कोई ये सुनने के बाद में हैरान था कि आखिरकार लवकेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, और उसकी 5 बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 बहनें रो रो कर बस एक ही बात कह रही थी कि भाभी को अगर मेरे भाई के साथ नहीं रहना था तो बेशक वो किसी और के साथ चली जाती, लेकिन बोले मेरे भाई की जान लेने का अधिकार किसने दिया? मेरा इकलौता भाई था, अब हमारा तो पूरा परिवार उजड़ के रह गया है। तो यहाँ पर दोस्तों गौरी के पास में रास्ता था कि अगर वो किसी के साथ प्यार करती थी तो वो लवकेश को छोड़ के भले ही चले जाती, लेकिन कत्ल करके उसे क्या मिल गया? यहाँ पर गौरी ने ना कि एक परिवार उजाड़ दिया, बल्कि अपने बेटे को अनाथ कर दिया। अब वो आगे की जिंदगी जेल के अंदर गुजारेगी। जरा सोचिए दोस्तों, एक महिला है, हंसता खेलता परिवार है, महज चंद मिनटों की खुशी के लिए उसने पूरे परिवार को उजाड़ लिया। 5 बहनों का इकलौता भाई छीन लिया, अपने मासूम से बच्चे का बाप छीन लिया, और अपने सर से खुद अपना सुहाग जो है वो हटा के रख दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे, इसमें परवेज अहमद जी बहुत प्यारा सा कमेंट्स कर हमें संबोधित करते हैं, शुक्रिया। सचिन चौधरी जी भी बहुत सारे हार्ट्स बनाकर संबोधित करते हैं, शुक्रिया। धीरज सिंह लिखते हैं, भैया हमारे यहाँ के कानून बहुत बेकार है, 2-4 लोगों को तुरंत फांसी मिल जाए ना तो यकीनन ये घटनाएं कम हो जाए। तो धीरज सिंह जी, ऐसे ही फांसी नहीं होती, पहले को केस चलता है, केस में कई बार ऐसा होता है कि जो दोष लगाए जाते हैं वो झूठे निकलते हैं, तो ये ज़रूरी है कि कम से कम ये पता चल पाए कि दोषी कौन है और उसके बाद ही सज़ा मिले। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हो आप? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये खान अकील जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, तो वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, मोस्टली क्रॉस चेकिंग, इंसान अगर गुनहगार हो तो पकड़ा जाता है। जी आपने बहुत अच्छी बात कही, गुनहगार कभी बच नहीं पाता। नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? अच्छा लगा कि आप वापस दिखे। तो नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इंतज़ार करते रहे और जिस तरीके से कमेंट्स करते हैं, बढ़िया। नागेश गौड़ है, लिखते हैं, गुड टुमारो इस बर्थडे प्लीज विश हिम। तो नागेश गौड़ जी, आज आपका जन्मदिन है और आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली की तरफ से। आप हज़ारों साल जिए और खुशहाल ज़िंदगी जिए। उसके बाद में जलालुद्दीन लिखते हैं, सर आप मिस्टर इंडिया बन जाते हो, यानी गायब हो जाते हो और स्टोरी कई दिन नहीं आती, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे।
सुल्त्यागी लिखते हैं, वीडियो कई दिन के बाद डाला है रेणु सुल्त्यागी शाहना बुलंदशहर से, बहुत माफ़ी चाहते हैं, बहुत शर्मिंदा है। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया है, बोलते हैं नमस्कार सर जी। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं आप। उसके बाद में राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, लिखते हैं रोज़ आने वाली कहानी को छू मंत्र हो जाते हैं, दूसरे चैनल से प्रसारित कहानी लेकर आए हो तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, शुक्रिया आपका। मोहम्मद आमिर लिखते हैं आपकी स्टोरी डेली इंतज़ार करते हैं हम, तो बहुत माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद में शमशुल अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। शहाबुद्दीन जी धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री महाकाल भैया, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखे। धीरज सिंह मथुरा से सुनते हैं। तो भैया धीरज सिंह जी, जय श्री महाकाल जी और महाशिवरात्रि की आप सभी भाइयों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद में प्रानंद ठाकुर जी लिखते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। तो मेरे भाई गुड मॉर्निंग, डेली वेटिंग योर स्टोरी। फरजाना जी लिखते हैं, मोहम्मद सूरज जी कमेंट्स करते हैं, वालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, मैं रोज़ फ़ोन उलट पुलट करता हूँ ताकि आपकी कहानी नहीं आती है और मैं कमेंट्स भी नहीं, आप बताते भी नहीं हो और मेरा कमेंट्स रात को आता है। ये नहीं है कि दिल्ली से आ गए हैं ना, आप कहानी लोड किया करो जी, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी माफ़ी चाहते हैं, जिस तरीके से हमने चैनल पर काम नहीं किया और अपने व्यूवर्स को बहुत तरीके से डिमोटिवेट किया, लेकिन अब से कोशिश करेंगे कि डेली हम लोग कहानी लेके आएँ। बाकी दोस्तों आज की कहानी के बारे में आप लोग अपना व्यू, अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।